हेलो एवरीवन। आज हमारी गुड नाइट क्लास का 7th डे है। ठीक है, हम लोग 6 पार्ट अभी तक कर चुके हैं। ठीक है, अभी हम लोग ने 6 पार्ट तक पूरा कर लिया है। आज की क्लास जो हमारी होगी उसमें अभी तक हम लोग जो 100 क्वेश्चन तक जो है 100 क्वेश्चन तक हम लोग अभी पॉलिटी देखेंगे। पॉलिटी और प्लस करंट अफेयर। ठीक है ना, करंट अफेयर इसमें रहेगा। ये हर वीडियो में शामिल है। अभी तक के जो 6 सेशन हो चुके हैं, इन 6 सेशन में आपको करंट के 1-2 क्वेश्चन और पॉलिटी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हालांकि आज का जो सेशन है इसमें थोड़ा करंट का वेटेज ज़्यादा रहेगा, है ना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम पहला क्वेश्चन। ठीक है, और अभी जैसे ही ये क्वेश्चन हमारे 70 मतलब अभी 70 तक हो जाएगा, इसके बाद हम लोग जो 100 तक, है ना, 100 क्वेश्चंस के बाद हम लोग एक टॉपिक चेंज करेंगे। जो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए, तो वो सब्जेक्ट चालू कर देंगे हम लोग। या तो ज्योग्राफी चालू करेंगे, तो इकोनॉमी, है ना। जो भी आप लोग को इम्पोर्टेंट लगे वो आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि आपको किस टॉपिक से वीडियो चाहिए। ठीक है, तो करंट प्लस हम एक स्टैटिक चलाएंगे, चाहे जो भी आप कहें, या तो ज्योग्राफी कहें, पॉलिटी कहें, इकोनॉमी कहें, जो भी कहेंगे वो चलेगा। ठीक है, तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो हमारा पॉलिटी से है। ये क्वेश्चंस 100 तक अभी पॉलिटी के रहेंगे। ठीक है ना, 100 क्वेश्चन तक अभी पॉलिटी चलेगी और करंट अफेयर चलेगा। ठीक, अब हम क्वेश्चन की बात करते हैं। तो पहला हमारा 61 क्वेश्चन है आज, कि किसी विशेष दिन मतदान के समय लोकसभा में 300 सदस्य उपस्थित होते हैं। एक आपको वो दे दिया है, क्या कहानी दिया है, उसके हिसाब से आंसर देना है ना। तो बोला है कि 300 सदस्य उपस्थित होते हैं इस प्रदेश में संविधान में अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है। ठीक है, अब इसमें ये बोला गया है कि 300 सदस्य संसद में मौजूद हैं और संविधान संशोधन विधेयक लाया गया है, तो वो पारित होगा कि नहीं होगा ये हमें बताना है। ठीक है, पहला ऑप्शन जो हमारा बोला है उसमें बोला है कि केवल 200 सदस्यों के समर्थन से पारित किया जा सकता है। दूसरा है कि मतदान के लिए उपस्थित सदस्यों की संख्या के साथ पारित नहीं किया जा सकता। मतलब मतदान के लिए उपस्थित सदस्य जो हैं तो दी गई संख्या के आधार पर पारित नहीं किया जा सकता। फिर है कि न्यूनतम 150 सदस्यों के समर्थन से ही पारित किया जा सकता है। और इसके बाद है कि कम से कम 276 सदस्यों के समर्थन के बिना पारित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो इसमें हमें सही आंसर बताना है। ठीक है ना, सही बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही है। तो देखिए, संविधान संशोधन जो विधेयक है वो किससे पारित होता है, पहले तो आपको ये जानना चाहिए। ठीक है, ठीक, तो इस हिसाब से इसका आंसर जो हो जाता है वो बोला गया है कि विशेष बहुमत से पारित होता है, जिसमें कि टोटल का रहता है, कोई उपस्थित और मतदान वाले से नहीं होता है। टोटल का जो होता है, टोटल के 50%, तो है ना, 50% प्लस एक होना चाहिए। तो टोटल 500, अभी वर्तमान में 43। ठीक है ना, 543। इस 543 में जो है 50% हमारा जो हो जाएगा, है ना, उसके बाद और उसमें एक जो भी मतलब प्लस रहना चाहिए उससे। ठीक है, इस हिसाब से हमारा जो है एवरेज आता है कितना, 272 है। ठीक है ना, एवरेज 272 है। 272 से अगर कम मतदान पड़ेंगे तो उसमें संविधान संशोधन नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें बोला है कि 276। तो ऑप्शन नंबर डी जो है ये सही है, बाकी सबके सब गलत है। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही है कि 276 सदस्य होंगे तभी ये पारित हो पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है अपना 62। ठीक, तो हाल ही में प्रधानमंत्री करंट अफेयर से किसी ने मैसेज में कमेंट किया था कि मतलब करंट अफेयर के क्वेश्चन शामिल करिए। तो हर वीडियो में रहते हैं करंट अफेयर के क्वेश्चन, तो अभी मैं याद दिलाते रहा हूँ कि ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन ही है। ठीक है, तो पहला, प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में NGHM के तहत भारत की पहली ग्रीन हाइड्रोजन हब, है ना, आधारशिला रखी है। इस संदर्भ में नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, पहला है कि यह मिशन नवीनीकृत एवं ऊर्जा मंत्रालय के द्वारा है। ठीक है, नवी एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत क्रियान्वित होता है। दूसरा है कि इसका लक्ष्य 2030 तक प्रति वर्ष 10 मैट्रिक टन जो है ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता को प्राप्त करना है। फिर तीसरा है कि इस मिशन का उद्देश्य 2030 तक ग्रीन हाइड्रोजन की लक्षित मात्रा के उत्पादन, उपयोग के माध्यम से प्रति वर्ष लगभग 50 मिलियन मैट्रिक टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन की कटौती करना है। तो उपरोक्त में से कौन सा सही है हमें ये बताना है। ठीक है, ठीक, तो मैं आंसर बताता हूँ फिर, है ना।
आप लोग, मैं थोड़ा सा गैप इसलिए दे देता हूँ कि आप अपने आंसर या तो कहीं लिख रहे हैं तो लिख लीजिए इसका आंसर क्या है, या कमेंट में अगर टाइप करके बता रहे हैं तो उसमें तो थोड़ा सा टाइम लगता है, इसलिए मैं थोड़ा सा रुक जाता हूँ। ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात करें तो पहला आंसर जो है कि एकदम सही है कि नवी एवं नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय के तहत ही क्रियान्वित होता है ये। ठीक है, उसके बाद इसका लक्ष्य 2030 तक 10 मिलियन मैट्रिक टन नहीं है, बल्कि कितना है, 5 मिलियन टन, 5 मिलियन मैट्रिक टन है। ठीक है, इस हिसाब से ये गलत हो जाता है। फिर आता है, फिर नेक्स्ट है कि संविधान के अनुच्छेद 256 के तहत राष्ट्रपति आपात के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, इसके संचालन की कोई अधिकतम अवधि निर्धारित नहीं है। दूसरा है कि जब इसे लागू किया जाता है तो राष्ट्रपति राज्यपाल में निहित किसी भी शक्ति को ग्रहण कर सकता है। उपरोक्त में से हमें सही आंसर बताना है। ठीक है, तो इसका जो पहला ऑप्शन है, ठीक है, आंसर की बात करते हैं अपन सीधे। तो इसका जो पहला आंसर है कि संचालन की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है, तो ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके 3 वर्ष तक अधिकतम इसे क्या किया जा सकता है ना, संसद में पारित करके बढ़ाया जा सकता है ना, तो ये वाला गलत हो गया। दूसरा है कि इसे लागू करने में तो राज्यपाल की पूरी शक्ति ग्रहण कर लेता है, तो ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर इसका 2 सही है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 इसमें सही है। ठीक, नेक्स्ट है कि भारत और ब्रिटिश राज जो हमारी राज्य व्यवस्था के बीच अंतरों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है कि भारत और ब्रिटेन दोनों देशों के संसद की संप्रभुता को बरकरार रखी गई है। और फिर है, भारत और ब्रिटेन दोनों देशों में मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के आधिकारिक कृत्यों पर प्रति हस्ताक्षर करना आवश्यक है। फिर है, भारत और ब्रिटेन में संसद का अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष राजनीतिक दल से इस्तीफा दे देते हैं। तो उपरोक्त में से सही कथन हमें बताना। ये क्वेश्चन बहुत लोग का गलत होने वाला है। ठीक है, तब तक आप लोग आंसर बताइए, तब तक इसमें थोड़े से हम लोग भारत और ब्रिटेन के बारे में बेसिक अंतर जान लेते हैं कि क्या क्या है। ठीक है, ठीक, तो इसमें हम यहाँ पे इंडिया का देख लेते हैं और यहाँ पे ब्रिटेन का देख लेते हैं बेसिक अंतर। ठीक है, जैसे कि पहला बोला है कि संसद की सर्वोच्चता, तो भारत में जो है वो संसद की सर्वोच्चता तो है नहीं। भारत संसद की सर्वोच्चता नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि भारत में एक लिखित संविधान है और संघीय ढांचे को अपनाया गया है, जिससे ये है कि संसद की शक्तियों को सीमित करता है, संसद कोई मनमानी नहीं है। लेकिन ब्रिटेन में जो है वो संसद की क्या है, सर्वोच्चता का सिद्धांत ठहराया जाता है। ठीक है, इस हिसाब से पहला नंबर गलत हो गया। फिर हम बात करते हैं मंत्रियों की, तो जो मंत्री होते हैं वो राष्ट्राध्यक्षों के प्रति जो है ना उत्तरदायित्व है। ठीक है, तो आधिकारिक रूप से उत्तरदायित्व होता है ना, और जो आधिकारिक रूप से उत्तरदायित्व कहाँ पे है, तो यहाँ पे है और यहाँ नहीं। ठीक है, ठीक है, तो भारत में जो है मंत्रियों को राष्ट्राध्यक्ष के प्रति उत्तरदायी मतलब है नहीं है ना। ठीक है, यहाँ पे कोई ऐसा अनिवार्य नहीं है कि मतलब उत्तरदायित्व है ही, तो यहाँ नहीं है, और यहाँ का मंत्री को जो है उत्तरदायित्व है। ठीक, तो ये भी गलत हो गया। फिर बात आती है कि जो सदन में चुना जाता है ना अध्यक्ष, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, हमारे यहाँ कौन से होते हैं, लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं, और यहाँ जो होता है हाउस ऑफ कॉमन होता है। ठीक है ना, हाउस ऑफ यहाँ क्या होता है, कॉमन होता है, हाउस ऑफ कॉमन होता है। ठीक, तो इसका जो अध्यक्ष होगा वो राजनीतिक पद से क्या कर देता है, जैसे ही बनेगा राजनीतिक दल से क्या दे देगा, इस्तीफा दे देगा। ठीक, इस्तीफा दे देगा। लेकिन भारत में ऐसा नहीं होता है, बाध्य नहीं है, चाहे तो दे दे या ना चाहे तो ना दे। ठीक है ना, तो बाध्य नहीं है। ठीक, तो ये अंतर हो गया। इस हिसाब से ये तीनों क्वेश्चन गलत हो जाए और ऑप्शन नंबर डी हो गया सही। ठीक है, और एक विशेष अंतर जो है भारत और ब्रिटेन के मध्य, भारत जो है अपना गणतांत्रिक राज्य है। ठीक है, गणतांत्रिक राज्य है, वहीं इसकी बात करें तो यह है एक राजतांत्रिक राज्य। ठीक है ना, राजतांत्रिक राज्य है। ठीक है, राजतांत्रिक मतलब जहाँ राजा का शासन चलता है। ठीक है, भारत में क्या है, यहाँ पे यहाँ के जो राष्ट्र प्रमुख हैं वो कौन है, राष्ट्रपति है। ठीक, तो ये बेसिक अंतर के साथ चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कोई सही नहीं। फिर है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने बहुत हिस्ट्री के लिए करंट अफेयर है ये वाला, है ना, हिस्ट्री से रिलेटेड है कि प्रधानमंत्री ने अभी रानी वेल्लू नचियार को मतलब उनकी जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की है। भारत में औपनिवेशिक इतिहास में रानी वेल्लू
नचियार को निम्नलिखित में से किस कारण से स्मरण किया जाता है? पहला ऑप्शन है कि शाही परिवार की एक ऐसी महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दी। उन्होंने बिहार में जनजातीय उत्थान के एक आंदोलन शुरू किया था। उन्होंने स्वदेशी कारीगरों एवं उद्योगों के उत्थान में योगदान दिया था। उन्होंने भारतीय राष्ट्रध्वज तिरंगे का डिजाइन तैयार किया था। इन चार में से कौन सा सही है? ठीक है, तो ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है इस बार के लिए। ठीक, तो थोड़ी सी इसकी हम बात कर लेते हैं। तो जो रानी हमारी वेल्लू नचियार जी हैं, इनका 1730 में जन्म होता है और इनका जो जीवन समाप्ति का काल होता है 96 में समाप्त हो जाती है। ठीक, इनका समाप्त हो जाता है जीवन काल 1796 में। ठीक, और बात कर लेते हैं कि ये कहाँ की थी। ये हैं हमारे तमिलनाडु की। ठीक है, और तमिलनाडु में इनके लिए एक नाम दिया जाता है वीर मंगई। ठीक है, मंगई मंगई वीर मंगई के नाम से ये बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हैं। यहाँ तमिल लोग इनको वीर मंगई बोलते हैं। ठीक है, और इनकी एक विशेषता बहुत ज़्यादा है कि उस समय जो औपनिवेशिक काल में भी इनसे 3 भाषा बनती थी। फ्रेंच बनती थी, इंग्लिश बनती थी, ठीक है, और कौन सी उर्दू भाषा बनती थी। ठीक, ठीक, अंग्रेजी उर्दू, ये 3 भाषाओं की मतलब अच्छी खासी इनको आती थी। दूसरी एक विशेषता इनकी है जो सबसे बड़ी है, एक आपको स्टेटमेंट में पूछ सकता है कि पहला मानव बम इन्होंने तैयार किया था। ठीक है, पहला मानव बम यहाँ पे इन्होंने तैयार किया था। दूसरी बात, एक प्रशिक्षित क्या मतलब एक प्रशिक्षित क्या की थी, सेना तैयार की थी। सॉरी लिख के आ रहा हूँ, प्रशिक्षित एक सेना तैयार की थी इन्होंने। ठीक है, महिलाओं की एक सेना तैयार की थी इन्होंने। ठीक, इतने इनके कार्य थे। जो अभी बहुत सारे कार्य हैं लेकिन मेजर मेजर यही कार्य था। और इन्होंने अंग्रेजों के साथ किसके साथ लड़ा था? तो हैदर अली के साथ, है ना, हैदर अली प्लस गोपाल गोपाल नायर के साथ मिल करके अंग्रेजों का सामना किया था इन्होंने। ठीक है, अंग्रेजों का इन्होंने सामना किया था। इसलिए इसका ऑप्शन नंबर ए सही है कि शाही परिवार की एक महिला थी जिन्होंने शक्तिशाली ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति चुनौती खड़ी कर दी थी। ठीक है ना, तो ये इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी शॉर्ट में नोट कर लीजिएगा, पूछ सकता है किसी में भी पीसीएस या तो बिहार पीसीएस वगैरह में। ठीक है, नेक्स्ट है कि राज्य के महाधिवक्ता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला है कि उनकी नियुक्ति जो है राज्यपाल द्वारा की जाती है। दूसरा है कि राज्यपाल, एक मिनट, दूसरा है कि महाधिवक्ता के नियुक्ति होने से कम उनकी जो आयु है कम से कम 35 वर्ष होना चाहिए। महाधिवक्ता पद पर नियुक्त होने के लिए 35 वर्ष उनकी आयु होनी चाहिए। तीसरा है कि वेतन भत्ते राज्यपाल द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। और यहाँ पे हमें सही कथन का जवाब देना है। ठीक है, सही कथन का क्या करना है, हमें जवाब देना है। ठीक, तो महाधिवक्ता महाधिवक्ता आप लोग कमेंट करके बताइए ये किस आर्टिकल में है। ठीक है, किस आर्टिकल में है। ठीक है, अब इसके हम नियुक्ति की बात कर लेते हैं, कौन करता है। नियुक्ति इनकी जो है राज्यपाल करते हैं। ठीक है, और वेतन भत्ते से संबंधित जो भी निर्णय होता है ये राज्यपाल ही करते हैं। ठीक, तो अब इससे अपना आंसर देखिए, पहला नंबर गलत हो गया। दूसरा है कि इनकी 35 वर्ष की आयु नहीं, इनमें आयु पात्रता कुछ नहीं थी। पात्रता की बात कर लें तो सिंपल सी पात्रता है कि ये भारत के नागरिक हों। ठीक है, दूसरा है कि ये हाई कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हो, मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हो। तीसरा है कि 10 वर्ष तक इन्होंने किसी न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो, है ना, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य किया हो, या 10 वर्षों तक इन्होंने हाई कोर्ट में क्या किया हो, वकालत की हो। ठीक है, तो इतनी कार्य महाधिवक्ता आर्टिकल किस में है, तो 165 में। ये राज्यों के लिए होता है, राज्यों का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। ठीक है ना, क्या होता है, सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, विधि अधिकारी होता है। ठीक है ना, तो इतनी जानकारी महाधिवक्ता के लिए पर्याप्त है। इस हिसाब से ये गलत हो जाता है और इसके कितने दो, तो इसके केवल और केवल 2 आंसर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, किसमें है, आर्टिकल 165 में है। इसकी नियुक्ति और वेतन भत्ते से संबंधित कार्यभार कौन करता है, मतलब निर्धारण कौन करता है, तो राज्यपाल करता है। पात्रता की बात करें तो भारत का नागरिक हो, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनने के योग्य हो, और 10 वर्षों तक कहीं न्यायिक अधिकारी रहा हो, या 10 वर्षों तक हाई कोर्ट में वकालत का अनुभव रहा हो। ठीक है, इतनी जानकारी महाधिवक्ता के लिए पर्याप्त है। क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? सॉरी, ये क्वेश्चन रिपीट है। नेक्स्ट है अपना 67। तो संविधान का पालन करना, उसके आदर्शों एवं संस्थाओं का आदर करना,
ठीक है। नदियों वन्य जीव की रक्षा एवं उनका संवर्धन करना, समान न्याय, लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना। उपरोक्त प्रावधानों में से संविधान के भाग 4A मूल कर्तव्य के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, के अंतर्गत, मूल कर्तव्यों के अंतर्गत है। तो कौन कौन से ऑप्शन जो है मूल कर्तव्यों के अंतर्गत है, सिंपल से ये बोला गया है। थोड़ा सा मूल कर्तव्य के बारे में जान लेते हैं कि मूल कर्तव्य जो है वो किस समिति की सिफारिश पर लाया गया था, तो स्वर्ण सिंह समिति पे। कौन सी? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था। और अच्छा हाँ, और इसे यूएसएसआर, कौन से? यूएसएसआर के मतलब जो यूएसएसआर था, रूस था, सोवियत संघ था, वहाँ से लिया गया था। ठीक है, और ये मूल संविधान में नहीं था। पहली विशेषता ये है कि मूल संविधान में नहीं था। ठीक है, पहली विशेषता इसकी क्या है कि मूल संविधान में ये नहीं था। ठीक, अब नेक्स्ट क्या बोला है कि नदियों एवं वन्य जीव के, अच्छा हाँ, तो अब इसके हम आंसर की बात कर लेते हैं। ठीक है, पहला इसके आंसर की बात कर लेते हैं। तो इसके न्याय एवं लोगों के कल्याण की बढ़ावा देने की बात है, तो ये तो गलत है क्योंकि ये डीपीएसपी में है, डीपीएसपी में है। ठीक है ना, तो जो समान न्याय की बात की गई है, ये समान न्याय की जो बात की गई है, ये किस में है? आर्टिकल 39A में है। ठीक है, और लोक कल्याण की जो बात की गई है, लोगों के कल्याण की जो बात की गई है, लोगों के कल्याण की बात की गई है, ये अनुच्छेद किस में है? 38 में। ठीक है, तो और ये दोनों सही है, इस हिसाब से अपना आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। ठीक है ना, आंसर नंबर बी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल अधिकारों के बारे में। अभी मैंने ये आंसर तो मैंने बता ही दिया इसका, फिर भी पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित विचार करना है कि मूल अधिकार संविधान में मूल अधिकारों को पूर्ववर्ती सोवियत संघ से संविधान से प्रेरित था। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है। उपयुक्त में से सही आंसर बताना है। अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों की पूर्ति पर निर्भर करता है। आप लोग थोड़ा सोच के आंसर दीजिएगा इसका। ठीक है, तो पहला आंसर बिल्कुल सही है कि सोवियत संघ से लिया गया था, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर लाया गया था, और इससे 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ठीक है ना, 42वां संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था, इस चीज़ को याद रखिएगा। और किस भाग में है? तो भाग 4A जोड़ा गया था। ठीक है ना, भाग 4A जोड़ा गया था। एक बार इसमें और संशोधन हुआ है, वो आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि अभी लास्ट में, सबसे लास्ट में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है, इसे कमेंट करके बताइएगा आप लोग। ठीक है ना, कमेंट में बताइएगा जस्ट। दूसरा आंसर है, दूसरा ऑप्शन है अपना कि अधिकारों का प्रयोग कर्तव्यों पर निर्भर करता है। बिल्कुल नहीं, क्योंकि कर्तव्य जो है अधिकारों के प्रयोग पर कोई भी निर्भर नहीं करता है। तो इसका आंसर नंबर केवल और केवल एक हो जाएगा। ठीक है, केवल और केवल ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि संविधान संशोधन द्वारा यह प्रावधान किया गया है कि मंत्रिपरिषद की सलाह जो है राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। कौन से संविधान संशोधन के द्वारा ये तय किया गया? ठीक है, ऑप्शन ए है 24वां, दूसरा है 42वां, और तीसरा है आपका 44वां, और पाँच, जो चौथा ऑप्शन है वो है 52। तो किस अमेंडमेंट के द्वारा राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य किया गया था? ठीक है, तो इसके आंसर की हम बात कर लेते हैं। पहले इसकी बात कर लेते हैं कि पहले राष्ट्रपति की जो है बाध्य नहीं था मानने के लिए। ठीक है ना, मंत्रिपरिषद की राय, लेकिन फिर इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा क्या कर दिया गया कि इसको बाध्य कर दिया गया कि आपको मंत्रिपरिषद की राय जो है मानना ही पड़ेगा। ठीक है ना, मानना ही पड़ेगा। फिर थोड़ा सा छूट दी गई, कब दी गई? 44वें संविधान संशोधन में कहा गया कि बाध्य तो है, मानना तो होगा आपको, लेकिन एक इसमें छूट दे देते हैं हम। क्या कर देते हैं कि आप एक बार इसको क्या कर सकते हैं, एक बार इसे क्या किया जा सकता है, पुनर्विचार के लिए आप दे सकते हैं। ठीक है ना, तो आप इसमें एक बार पुनर्विचार कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद यदि आपके पास बिल आ गया तो पास करना होगा आपको। ठीक है, तो अभी इसका आंसर जो होगा कि बाध्यकारी किस में किया गया था, तो 42वां संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। कब किया गया था? 1976 में। ठीक है, 1976 में। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है अपना कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कि संसद संविधान की पंथ निरपेक्ष प्रकृति में संशोधन कर सकती है। दूसरा है कि केवल संसद ही यह निर्णय ले सकती है कि कोई मामला संविधान का मूल संरचना का हिस्सा है या नहीं। उपरोक्त में से हमें सही आंसर देना। ठीक है,
तो पहला जो है ऑप्शन कि संविधान पंथ निरपेक्ष की प्रकृति को संशोधन कर सकती है, तो बिल्कुल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि केशवानंद भारती केस में ये निर्णय दिया जा चुका है कि मूल ढांचा को अपन को क्या करना है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ठीक है ना, मूल ढांचा को परिवर्तित नहीं किया जा सकता। और ये अभी पंथ निरपेक्षता हमारी जो है ये मूल ढांचे का हिस्सा हो चुका है। इस हिसाब से पहला नंबर गलत हो। दूसरा है कि केवल संसद ही यह निर्णय लेगी, बिल्कुल नहीं। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को मूल ढांचा का हिस्सा मानेगी या नहीं मानेगी। ठीक है ना, तो इस हिसाब से दोनों आंसर गलत हो जाते हैं और ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है। तो आज की सीरीज के ये 70 नंबर क्वेश्चन लास्ट है। कल हम 71 से 80 तक के क्वेश्चनों की चर्चा करेंगे और ऐसी ही सीरीज चलती रहेगी। ठीक है, और 100 क्वेश्चन उसके बाद जो भी आप टॉपिक बोलेंगे, जो सब्जेक्ट बोलेंगे वो सब्जेक्ट ले लिया जाएगा। ठीक है, तो अपनी चॉइस के अनुसार कोई सब्जेक्ट बता दीजिएगा कि किस सब्जेक्ट से मतलब लेके चलना है। अभी हम लोग 70 से 80 और 80 से 90 3 दिन क्लास और होगी। इसके बाद हम लोग नया टॉपिक शुरू कर देंगे। ठीक है, अभी तक आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब न किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दिया करिए, बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जब आप शेयर करेंगे तो ही हमारा थोड़ा सा लाइक कमेंट ये सब कुछ बढ़ेगा, है ना, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हम पहुँच सकेंगे। तो अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लग रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए नेक्स्ट वीडियो से। ठीक है,